जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और बीच पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के करीब 20% ऑयल और एलएनजी जो सप्लाई है वो गुजरती है। और इसी बीच में जो गल्फ के पानी है, उसी से एक बड़ी खबर आ रही है कि इंडियन क्रू वाले जो टैंकर एमटी जलवीर है उस पर हमला होता है। साथ ही साथ जो यूएस सेंट्रल कमांड है वो खुद वीडियो जारी करता है। और एक बार फिर सवाल ये उठता है कि क्या जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसकी आग अब भारत के जो समुद्री हित है, जो कहना चाहिए, उस तक पहुंच चुकी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, वो ईरान की इकोनॉमी को जो है पूरी तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का प्लान बना रहे हैं। खर्ग आइलैंड को भी वो उस पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और पूरी तरह से जो ऑयल वॉर है उसके एक नए फेज की शुरुआत यहाँ से होती हुई नजर आ रही है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया का एक नए जो एनर्जी क्राइसिस है वो और दूसरे लेवल पर, क्योंकि अब तक खुला नहीं है और अभी तक खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या एक और जो महंगाई का तूफान है उससे सामना करने पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया 21वीं सदी के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल टकराव की तरफ बढ़ रही है? और क्योंकि जब तेल के रास्ते जंग के मैदान बन जाते हैं तो उसकी जो गूंज है सिर्फ मिसाइल की आवाज में नहीं आती, बल्कि पेट्रोल के दाम, स्टॉक मार्केट की गिरावट और आम आदमी की जेब पर भी सुनाई देती है। और वो सारी जो गूंज है वो अब तक सुनाई देना शुरू हो गई है, न सिर्फ अमेरिका बल्कि अलग अलग मुल्कों में, और उसमें भारत भी शामिल है। और आज सबसे बड़ी कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, बल्कि भारत की भी है। क्योंकि जिसके जहाज, जिसके जो सी फेयरर्स और जिसकी जो पूरी एनर्जी सिक्योरिटी है वो पूरे संघर्ष के बीच में आकर खड़ी हो गई है। मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और शुरुआत करती हूँ आज के इस पूरे डिस्कशन की। और आज इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौल जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार आदित्य जी। जय हिंद, नमस्कार और वापस बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आदित्य जी, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है वो खर्क आइलैंड लेके रहेगा और हम कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ हम ये भारत से सारा कुछ भी देख रहे हैं, भारत से डील की भी बातें हो रही हैं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? हमले, धमकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है उनका रियल। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिकन सेना को ओवर एस्टिमेट किया है। करना भी चाहिए, अपनी सेना पे सबको गर्व होना चाहिए। और उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया है। खर्क आइलैंड पे कैंपेन ब्रिटिश के टाइम से चल रहा है, अभी से नहीं है। खर्क आइलैंड ब्रिटिश ने, आपको याद होगा, द ओनली टाइम इट वॉज कॉन्कर्ड एवर इन द हिस्ट्री, वो था भारतीय सैनिक अंडर द ब्रिटिश फ्लैग। उन्होंने कॉन्कर किया था लास्ट टाइम। इट वॉज इन वर्ल्ड वॉर टू के समय में। और और खर्ग आइलैंड पे ये कैंपेन, जो खर्ग आइलैंड को, आपको पता होगा, इराक ने टेक ओवर करने की कोशिश करी थी। खर्ग आइलैंड पे आपने ये भी इतिहास में देखा होगा कि अमेरिकन ट्रूप्स ने कुवैत पे जब उन्होंने विक्ट्री ली सद्दाम हुसैन के ऊपर, दे वांटेड टू मेक अ बेस ऑन खर्ग आइलैंड। ये पुराना प्लान है, ब्रिटिश का भी प्लान है पुराना, अमेरिका का भी पुराना प्लान है कि खर्ग आइलैंड को लेना जरूरी है। और वो वही काम करते जो ईरान ने किया हॉर्मुज स्ट्रेट ने, हॉर्मुज स्ट्रेट को रेगुलेट करते, क्योंकि वहां पे बहरीन, कतर, यूएई तीनों का तेल वहां से जाता है, प्लस जी ईरान, चार कंट्रीज जी। का तेल जाता है, which makes up to be around 21% of the global export of crude oil। 21%। उसके सबसे बड़ा कस्टमर्स जो है, कभी भारत भी रह चुका है और कभी, अभी तो भारत का सप्लाई डाइवर्सिफाई हो गया है, रशिया से ज़्यादा आता है और आजकल भारत वेनेजुएला से भी ले रहा है। बट इंडिया हैज़ बीन देयर कस्टमर टाइम टू टाइम, कुछ परसेंटेज तो हमेशा आता है वहाँ से। तो ये खर्ग आइलैंड को लेना जो इन्होंने अनाउंस किया है, ये पुराना प्लान है, ऐसा कुछ नया प्लान नहीं है। लेकिन उसको लेना, उसके लिए आपको ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे। और अभी तक अमेरिकन मिलिट्री अपने कैजुअलिटीज़ को अमेरिकन को बता ही नहीं पा रही है। जस्ट इमेजिन क्या कंडीशन है कि, क्योंकि ईरान ने सारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, अमेरिकन सारे, उनकी बड़ी बड़ी रेडार साइट्स हटा दी हैं। इनफैक्ट अमेरिकन प्लेन्स जो हैं, दे रिलाई ऑन शिप बेस्ड नेविगेशन राइट नाउ। तो बड़े बड़े जो रेडार्स हैं
on the ships they are serving as a communication point for American forces. और कुछ उनके रडार्स जो हैं इराक में जो हैं, कुछ रडार्स उनके जो हैं इजराइल में। तो खर्ग आइलैंड पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का बोलना कि मैं अभी ले लूंगा, ये विशफुल थिंकिंग है मेरे हिसाब से। अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट वी विल सी द कैजुअलिटीज ऑल्सो। अगर नहीं ले पाते हैं तो इट विल बी अगेन अनदर, आज थर्सडे है अमेरिका में, कल फ्राइडे है, तो मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। तो आज मार्केट्स नीचे जाएंगे, कल मार्केट्स ऊपर आएंगी, कल सब लोग बेच देंगे, सैटरडे संडे हॉलीडे मनाएंगे, मार्केट मंडे को वापस नीचे से खुलेंगे। ओके, और फिर ट्यूसडे को मार्केट्स नॉर्मल होंगी, तो ट्यूसडे वेडनेसडे 2 ही दिन बचे ट्रेडर्स के लिए काम करने के लिए, बाकी दिन वो हॉलीडे मनाए। तो ये 10 महीने से हम प्रोपेगेंडा देख ही रहे हैं कि एवरीबडी इज गेटिंग रिच ऑन द वीकेंड, और बाकी जनता का तेल निकल गया है तेल के पीछे भाग भाग के। 45% प्राइसेस इंक्रीज हुआ है अमेरिका में तेल का एवरेज, और कैलिफोर्निया में तो 100% इंक्रीज हो गया है ऑलमोस्ट, कुछ पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसलिए द एंटायर ये जो युद्ध जो है, आपको पता ही है कि अमेरिका कभी भी प्रिंसिपल्स पे युद्ध नहीं करता, अमेरिका युद्ध करता है ट्रेड के ऊपर। उन्होंने अपने आइलैंड को, यूएसए को सिक्योर करके रखा हुआ है, कोई उधर पहुंच नहीं सकता, और उनकी सेनाएं जो हैं पूरे नेवी पूरे वर्ल्ड में घूमती रहती है टू क्रिएट डिस्टर्बेंस और कंट्रोल द चोक पॉइंट्स। मेरे हिसाब से अमेरिकन नेवी को होना ही नहीं चाहिए इंडियन ओशन रीजन में, मेरे हिसाब से, लेकिन कोई दूसरा उसको चैलेंज नहीं करता है। फर्स्ट टाइम ईरान हैज चैलेंज, उसके पहले किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया मिलिटरीली। जी, लेकिन मैं आपसे आदित्य जी एक बात और पूछना चाहती हूँ कि ईरान के साथ जो उन्होंने जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका, वो एक अलग चीज है। हालांकि हम जानते हैं कि दुनिया का जो 20% से भी ज्यादा जो ऑयल सप्लाई रूट है उस पर ये सारी जंग चल रही है, और उस पर आगे बढ़ती है तो आगे और क्या सिचुएशन बन सकती है, एनर्जी क्राइसिस और सारा कुछ, वो अभी अनइमेजिनेबल है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वही काफी कंट्रोल से बाहर जा रही है। और प्लस अमेरिका में हम देखते हैं तो अभी मिड टर्म भी होने वाले, तो ऐसे में जो खर्ग आइलैंड पे टेक ओवर करने की बात करें तो वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आता। लेकिन भारत के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है उनको क्यों अमेरिका जो इस युद्ध में तब्दील करता जा रहा है, क्या मकसद है इसका अमेरिका का? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका ये सब कर रहा है, यूएस सेंट्रल कमांड ने अब इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया और वो वीडियो फुटेज और सारी चीजें जारी भी होगी। देखिए, आप देखिए कि किस किस ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया उनके 12 साल कंप्लीट होने पे, उससे आपको दुनिया का असुरवाद या जियो पॉलिटिक्स समझ में आएगा। कतर, बहरीन, यूएई, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इजराइल, ओके, सबने किया। तो कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट सिक्योर्ड है, अदरवाइज इतने सारे देश भारत की तरफ नहीं करेंगे। और जिन शिप्स पे अमेरिका ने आक्रमण किया वो सारे, उनमें से एक था ओन्ड बाय इंडियंस फ्रॉम चंडीगढ़, ओनरशिप बीच वाला जो सेकंड वाला था, सॉलिड क्या नाम है उसका, ऐसे नाम है उसका। फर्स्ट एंड द थर्ड वन आर ओन्ड और ऑल आर फ्लैग्ड इन ए डिफरेंट कंट्री, पनामा, जनरली पनामा, बिकॉज पनामा का जो फ्लैग होता है वो कोई भी खरीद सकता है, आप खरीद सकते हो शिप पे। तो मैरीटाइम ट्रेड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा। उसके किसका शिप है, किसकी ओनरशिप है, किसका फ्लैग है, किसका कार्गो है, सब कुछ ही अलग हो सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि जिस टाइम शिप पोर्ट लीव करता है उसके पेपर वर्क क्या था, उस समय शिप उसका होता है। तो मैं बिल्कुल ग्रीन चिट नहीं दे रहा हूँ अमेरिकन फोर्सेस को कि उन्होंने अटैक क्यों किया, क्योंकि उसमें भारतीय सेलर्स की डेथ हुई। मैं बस ये इमेजिन, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रखता हूँ कि अगर सपोज उसके अंदर अमेरिकन सेलर्स होते और इंडियन नेवी अटैक करके मारती तो क्या होता। तो उसके वजह पता लगता है कि भारत का रिस्पॉन्स जो है इज वेरी स्ट्रांग बट स्टिल इनएडिक्वेट। स्ट्रांग है क्योंकि डिमार्शे दिया है यूएस के डिप्टी मिशन को और उनके, लेकिन फिर भी इट्स वेरी वीक। तो भारत को अपनी नेवी का प्रयोग करना, भारत ने कड़ा विरोध भी जताया, कड़ा, बहुत ही कड़ा निंदा की है। तो बट
बट डिमार्चे इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, लेकिन साधारण लोगों को समझ में नहीं आता भाई। समझ में कि हमारे लोग मरे, आप डिमार्चे भेज रहे हो, तो टेक सम एक्शन। तो भारतीय नेवी इज द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द रीजन एंड मोस्ट पोटेंट ऑल्सो, इवन पोटेंट, मोर पोटेंट देन अमेरिकन। आपके दर्शकों को शायद अजीब सा लगेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जस्ट टू गिव एन आइडिया, ग्लिम्स, कि भारत की एक मिसाइल ब्रह्मोस या कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है भारत की, दैट इज इक्वलेंट टू 32 टॉमहॉक मिसाइल्स का, इतना उसका डिस्ट्रक्टिव पावर होता है। तो इट्स नॉट दैट इंडिया इज मिलिटरली वीक और समथिंग, लेकिन यहाँ पे गेम ही कुछ और है। आप देख रहे हैं गेम ही कुछ और है। गेम इज वही नॉट तो मैंने अबाउट, पूछा कि बाय जो इंडियन सेलर्स हैं, मतलब भारतीय शिप्स हैं, वो बार बार उनको निशाना बनाया जा रहा है। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, व्हाट इज द क्योंकि ऑब्जेक्टिव? 30% ऑफ ऑल सेलर्स इन द वर्ल्ड आर इंडियन। 30%, तो किसी भी शिप पे होगा तो इंडियन सेलर्स होंगे, पहली बात। चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, फ्लैग्ड हो अनफ्लैग्ड हो, इंडियन सेलर्स होंगे। दूसरा, इंडिया की जो ट्रेड नेगोशिएशंस विद इजराइल एंड अदर कंट्रीज आर सो स्ट्रांग कि सबने भारत को एश्योरेंस दिए है टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। इसलिए भारत के तेल के प्राइसेस मात्र 3 रुपए बढ़े हैं। दैट इज बिहाइंड द सीन गेम एंड कुडोज टू मोदी एंड जयशंकर डिप्लोमेसी। तो भारतीय जनता को उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना बाकी कंट्रीज में हो रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका कोई, लोग सोचते हैं कि अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। नो, अमेरिका इज द लार्जेस्ट स्टीलर ऑफ द ऑयल। वो कैस्पियन सी से भी उठाते हैं, सेंट्रल एशिया से भी उठाते हैं, ये सारे जो एरिया है। अब ईरान ने क्यों बोला कि मैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रहा हूँ? बिकॉज दे वांट टू स्टॉप ऑल अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। इसलिए अमेरिका ने बोला मैं खर्ग आइलैंड ले लूंगा। ओके, खर्ग आइलैंड में एक्सेसिव प्रोडक्शन है और ईरान को वो तेल समुद्र में डालना पड़ रहा है। आई एम वरीड अबाउट द मरीन हेल्थ। तो डालना पड़ रहा है, तो तेल तो निकल रहा है अब, बट द पॉइंट इज अब अमेरिका भी नहीं ले पाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू अटैक खर्ग, क्योंकि सबका प्रेशर है, यू क्रिएटेड द मेस, यू सॉल्व द मेस। तो इजराइल जो है भारत को, बहुत सारी बिहाइंड द सीन होती है। आई एम नॉट प्राइवी टू दैट इंफॉर्मेशन और नोबडी एल्स विल बी, क्योंकि पब्लिक नहीं है। मेरा एजम्पशन है, एंड इसलिए एजम्पशन बोल रहा हूँ, मेरा एजम्पशन है कि इजराइल इज ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया टू सिक्योर अजरबैजानी ऑयल और अदर ऑयल फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द सी, जो शायद मुश्किल से मिले बिकॉज ऑफ अजरबैजान का इंडिया से रिलेशंस। शायद इंडिया का कैस्पियन सी का भी ऑयल, कैस्पियन पाइपलाइन का भी ऑयल भारत को आ सकता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन नेगोशिएशन। तो भारत इज इंटरेस्टेड इन ओनली सिक्योरिंग इंडियन इंटरेस्ट। तो पब्लिक का अगर 10 रुपए भी पेट्रोल बढ़ा है या 10-20 रुपए बढ़ा है, जस्ट इमेजिन कि कॉरेस्पॉन्डिंगली अमेरिका में कितना बढ़ा है। $4, $4 बढ़ा है। $4 मीन्स अगर आज की करेंसी में देखेंगे ऑलमोस्ट 400 रुपए, मीन्स 100 रुपए पर लीटर बढ़ा है अमेरिका में एवरेज। तो इसलिए तो जो गेम है बिहाइंड द सीन, आपको मालूम है कि डी डॉलराइजेशन इज इन फुल स्विंग। अमेरिकन रिजर्व करेंसी स्टेटस गोइंग अवे इज इन फुल स्विंग, और जब तक ये युद्ध नहीं होगा अमेरिका उस तरफ नहीं बढ़ेगा, और अमेरिका खुद ही चाहता है डी डॉलराइज हो, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े। दैट्स द मेन रीजन फॉर दिस एंटायर वॉर। थर्ड रीजन इज अ ब्रिटिश एंड अमेरिकन राइवलरी। ब्रिटिश का राइवलरी है, आपको मैंने आपके पिछले शो में बताया था कि ईरान का जो डीप स्टेट है, जो भी उनका अदृश्य राज्य, हर कंट्री का अदृश्य राज्य होता है। ईरान के जो रूलर्स हैं उनके सारे बच्चे, उनके सबके पैसे ब्रिटिश आइलैंड्स में है, इलीगल अकाउंट्स। तो करप्शन इज वेरी हाई ओवर देयर आल्सो। $150 बिलियन पे किया था ओबामा ने, $150 बिलियन अराउंड 10-15 ईयर्स अगो। और उस पैसे से क्या हुआ वो लोगों को देखना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ इट वाज इन्वेस्टेड इन द डिफेंस, जो आप देख रहे हैं 31 डिफरेंट मोज़ाइक आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं डिफेंस का। रेस्ट ऑफ द मनी वाज पार्क्ड इन दीज अकाउंट्स, वो सारा ब्रिटिश कंट्रोल में है।
इसलिए आप देखते हैं ईरान के जितने भी टॉप लीडरशिप है सबके बच्चे या तो यूके में पढ़ रहे हैं, या नॉर्दर्न स्वीडन में पढ़ रहे हैं, या यूएस में पढ़ रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, या न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं। तो एंटायर आईआरजीसी का लीडरशिप इज ओवर देयर। तो ये युद्ध किस बात का है? सबके परिवार तो फॉरेन कंट्रीज में है और वही लोग युद्ध भी लड़ रहे हैं। तो जब इसराइल ने टॉप लीडरशिप हटा दी, दे रिमूव दैट लीडरशिप। तो जो सेकेंड वाला लीडरशिप इस समय है उसके पास पैसा ही नहीं है, उसके पास वो पीस रखने का उसके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है। तो इसलिए युद्ध जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दीज पीपल आर फाइटिंग फॉर द नेशनल प्राइड। लेकिन आदित्य जी, ये तो बात हो गई है वेस्ट एशिया क्राइसिस की, लेकिन इस सब के बीच में जो भारत की मैरिटाइम इंटरेस्ट है, प्लस जो हजारों भारतीय सीफेरर्स हैं, प्लस जो हम सेलर्स और उन सब की बात करें, वो इस पूरे संघर्ष के बीच में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पॉइंट से जहां से अब यूएस सेंट्रल कमांड खुद एक्सेप्ट कर चुका है इस बात को कि हाँ अटैक किया है, वीडियो भी जारी हो गया है, तो क्या भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं डिप्लोमेटिक, उनमें कोई हम खराबी आते हुए देखेंगे? यहाँ से कुछ परिवर्तन आएगा, भारत कोई और बड़ा एक्शन लेगा? अभी तो जैसे डिमार्शे किया है, आगे कुछ और हम डेवलपमेंट देखेंगे फर्दर? 100% भारतीय सरकार कभी छोड़ती नहीं है, ये कोई अभी का वो नहीं है, 100% होगा। मैं देखता हूँ कि अभी तो पीयूष गोयल जी रगड़ा रगड़ा के एफटीए पे कितना खींच लिया उन्होंने, 1 साल खींच लिया। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और भी रगड़ाया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, देयर इज ए प्लान, शायद वो 1-2 हफ्ते पहले बोला गया था कि इंडियन सबमरीन्स विल एस्कॉर्ट इंडियन शिप्स, इंडियन फ्लैग्ड शिप्स इन दिस एंटायर एरिया। और भारतीय नेवी का जो पावर है इज इन दिस रीजन इज अनमैच्ड। आप देख सकते हैं कि जो इंडिया इज अ नोडल एजेंसी फॉर ऑल ट्रैफिक इन दिस एरिया, तो वहाँ पे कोऑपरेशन चलता है। समुद्र में कोई दुश्मन नहीं होता, बिकॉज बिगेस्ट एनिमी इज द ओशन इटसेल्फ। सो सारी नेवीज कोऑपरेट करती हैं। तो उसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई है, तो मुंबई की से पूरा ट्रैफिक मॉनिटर होता है फ्रॉम स्टेट ऑफ मलाक्का टू रेड सी, सुएज कैनाल एंड ऑल्सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर, और ऑलरेडी अमेरिकन नेवी को बोला जा चुका है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिव पेट्रोल शुरू हो सकती है भारतीय नेवी की तरफ से, टू चेक इंडियन शिप्स और इंडियन फ्लैग शिप्स बिफोर एंड इन्फॉर्म अमेरिकन फोर्सेस कि इस शिप पे आप अटैक नहीं कर सकते। आई थिंक दैट एक्सरसाइज मस्ट बी ऑलरेडी ऑन, क्योंकि ये लॉजिकल स्टेप मुझे लगता है और कोई लगता नहीं है डायरेक्टली। देखिए, मैंने पहले बोला था कि शायद पर्ल हार्बर हो कि इंडिया फोर्स हो जाए युद्ध में जुड़ने के लिए, तब वो वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। लेकिन ऐसा इंडिया आखिर वैसा तो नहीं करेगा, ऑफ कोर्स इंडिया विल नॉट डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन उसका प्रिकर्सिव कर सकते हैं कि इफ यू आर ट्राइंग टू अटैक देन टेक अ परमिशन फर्स्ट, ये कर सकते हैं। और जो 3 सेलर्स अमेरिका ने मारे हैं, इंडिया शुड पिनलाइज अमेरिकन फोर्सेस, कि उनको बोले कि पे फॉर देयर फैमिलीज फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट आर सिक्योर्ड एंड इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट आर फार बिगर देन दिस कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि भारत का सारा ट्रेड जो है रेड सी के थ्रू जाता है। अगर रेड सी पे कुछ ऐसा होता है, then you'll see a very strong action by the Indian Navy. ओके लेकिन आदित्य जी, एक बात यहाँ पर है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा है कि दुनिया जो है 1973 का जो ऑयल शॉक था, उसके बाद एक और उसी तरह के संकट की तरफ वापस से बढ़ रही है, जहां पर पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो हिल सकती है, जहां जिसका असर और जिसके झटके कहना चाहिए वो ऑलरेडी हमें महसूस होना शुरू हो गए? देखिए, जब भी डिक्लाइन होता है किसी मेजर पावर का, तो युद्ध होता है, एंड दैट इज नॉर्मल टू हो, क्योंकि कोई आपको सुपर पावर का मेडल ट्रांसफर नहीं करता, दिस इज नो सेंटर ऑफ पावर, आपको छीनना पड़ता है। तो अभी भारत उस स्टेज में है कि भारत इज गोइंग टू स्नैच एवरीथिंग अमेरिकन। कंपनीज खरीदेगा, जॉइंट वेंचर्स करेगा, ये करेगा। और
nobody can deny कि इंडिया विल बी द मेजर पावर टू रेकॉन विद इन फ्यू इयर्स टाइम. हर चीज स्लो चेंज होता है. ऑलरेडी भारत को एक शक्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया विल बी फोर्स टू एक्सरसाइज मिलिट्री ऑप्शंस फार अवे फ्रॉम इंडिया. वो होना ही है, उसमें हम और आप कुछ भी रोक नहीं सकते. सो आई सी दैट इंडियन नेवी माइट एक्सटेंड इट्स रीच अप टू इथियोपिया टू कंट्रोल. तो इंडिया, इजराइल, रशिया, जापान, ये सब लोग, टू सम एक्सटेंट ऑस्ट्रेलिया, विल ट्राई टू exercise the power in this Indian Ocean region plus Mediterranean plus some parts of Pacific. और उसके लिए तैयारी भारत कर रहा है. You can see the deployments now. Seychelles, Fiji, Cape of Good Hope, Namibia, ये सब बेसेस है. प्लस इंडिया के इंडियन नेवी का इंटरेक्शन विद इथियोपिया, इजराइल. सो वी आर सीइंग दैट थिंग इमर्जिंग राइट नाउ. और अमेरिका विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड टू अटलांटिक. जी आदित्य जी, एक एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये कि अभी G7 के लिए प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और भारत जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी कर रहा है. इधर जो चाइना है वो RIC को पैडल कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है कि भाई RIC भारत और रशिया चाइना मिलकर कर सकते हैं. इसके पीछे की क्या कहानी है, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली RIC इज ए वेरी नेचुरल थिंग. आप देखिए, चीन के पुराने संबंध भारत से ही है, बहुत पुराने संबंध. वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी ने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बिकॉज कांग्रेस पार्टी तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एक यूनिट है मेरे हिसाब से, और पाकिस्तानियों के साथ बिकी हुई है, बोल सकते हैं. अभी तो सारे डेटा बाहर आ चुका है. RIC इज ए वेरी नोबल कॉन्सेप्ट, लेकिन भारत चीन की तरफ से कभी जुड़ेगा नहीं, समझा. लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ कल्चरल कनेक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज नाउ. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रियलाइज हो रहा है कि मेंटेनिंग पीस इन एशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर द कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ एशिया, क्योंकि मेजर हिंड्रेंस इन एशिया इज चाइना. चाइना इज नॉट ए, वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, इट इज टेकिंग अवे ऑल द अपॉर्चुनिटीज एज ए मेजर पावर. वही तो सबसे बड़ा कारण है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता. तो ऐसे में RIC भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता. भरोसा तो किसी भी इंसान पे भी आप नहीं कर सकते, चाहे माँ बाप भी हो, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते. द पॉइंट इज, कंट्रीज के बीच में ओनली मैटर्स इज ट्रेड एंड मिलिट्री, और कुछ नहीं. मिलिटैरिटी भारत ने चेकमेट दे दिया. आपने ब्रिक्स का बात किया. ब्रिक्स विल ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, बिलीव मी. और वो एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस भी कर सकता है फॉर द ग्लोबल साउथ, मेरे को ऐसा लगता है. बिकॉज यूनाइटेड नेशंस इज ए वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट और ब्रिक्स इज ए ग्लोबल कंस्ट्रक्ट. सो यूनाइटेड नेशंस से भारत को निकल भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कॉमनवेल्थ से भी निकल जाना चाहिए, और जस्ट फोकस ऑन बायलैटरल ट्रेड एंड ब्रिक्स. वो इट विल बी सिंप्लीफाई एवरीथिंग. भारत बोलेगा हमको कोई यूनाइटेड नेशन नहीं चाहिए, UN चार्टर अपनी पॉकेट में रख के घूमो. और तीसरा बात आपने किया ऑन द, तो ब्रिक्स, RIC, एंड यू रेज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन नेम. RIC, ब्रिक्स और G7 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे विल सी लेटर ऑन. बिकॉज अभी तो अगर फीफा का वर्ल्ड कप अमेरिका होस्ट नहीं कर पा रहा है ठीक से, 180,000 टिकट्स अनसोल्ड, तो G7 में आके क्या करेगा कोई भी. G7 को वैल्यू ही नहीं है. बट आई डू नॉट नो, वो तो प्रधानमंत्री मोदी डिसाइड करेंगे. मे बी इफ इंडिया सेंड्स ए जूनियर मिनिस्टर, दैट विल बी ओके. क्योंकि ऑब्जर्वर के स्टेटस में प्रधानमंत्री को क्यों जाना है, विक्रम मिस्री को भेज दे. सो कहीं ना कहीं भारत को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा. भाई, वी आर नॉट हैप्पी विद यू एंड यू डोंट वेस्ट आवर टाइम. इतना 24 घंटा वेस्ट करके अमेरिका आने के बाद क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस ही है ना. और नेटवर्किंग आप क्या करेंगे एट दिस लेवल. वो तो लोग मोदी जी को भारत में आके मिल ले. तो मुझे लगता है कि जो G7 है वो तो फ्रांस में होना है ना, तो वहां पे PM मोदी और सॉरी G20 अमेरिका में हो रहा है. G20 अमेरिका में. yes. G7 is in France. G7 में तो मोदी जा रहे हैं. सॉरी, यस, G7 में मोदी जा रहे हैं.
तो स्लोवानिया वहां पे स्लोवाकिया। दोनों मुलाकात हो सकती है possibility। अभी मोदी जी के तो सारे फैंस हैं वहां पे बैठे हुए, जॉर्जिया मेलोनी। अब क्या कैसे बात करें, वो तो जाना ही पड़ेगा उनको। और लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज स्लोवाकिया। इस ट्रिप में स्लोवाकिया इज मोर इम्पोर्टेंट। स्लोवाकिया इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि वहां पे जो गन्स हैं, दे हैव यूनिक मेटलर्जी। आपको याद होगा चेकोस्लोवाकियन गन्स हम लोग फायर करते थे बचपन में, इंडिया में बिकती थी, मेड इन चेकोस्लोवाकिया। आज तक उसमें जंग नहीं लगती। उनके टाइप में होते हो हमारे में। आई लव इट। मेरे पास तो बचपन वाली गन है, तो घर में एयर गन हमारे होती है। नहीं होते आपको ये टाइप में। मेड इन चेकोस्लोवाकिया वाज अमेजिंग राइफल्स। अच्छा। मैं तो पूरा बचपन में उसको खेलता रहता था एयर गन से इंडिया में। तो इट वाज ए वेरी वेरी गुड गन। तो स्लोवाकिया हैज स्टिल दैट मेटलर्जी एंड अदर टेक्नोलॉजीज। क्योंकि मोदी जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड टू समथिंग इंडिया सिक्योरिटी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली रशिया में। So, मेरे हिसाब से तो मोदी जी नहीं जा वो रहे तो हैं। है ही, लेकिन क्या साइडलाइंस पे पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात हो सकती है, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट, जो सी फेयर्स और ये सारा कुछ सब पे हो रहा है, क्या ये सारी चीजें भी रेज हो सकती है, या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील्स को लेके भी कुछ, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है आपको? मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ भी ऐसी बातें होंगी, बिकॉज मोदी जी एजेंडा से चलते हैं, ट्रम्प अपनी जेब की पॉकेट से पर्ची से चलते हैं। तो दोनों में क्या मीटिंग होगी ठीक से? कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग तो होने वाली नहीं है। ट्रम्प को वही लोग इंपॉर्टेंस देते हैं जैसे पाकिस्तान इंपॉर्टेंस देता है, या कभी कभी उनको इंपॉर्टेंस आजकल ईरान दे रहा है। ट्रम्प ट्रम्प का कोई वैल्यू तो नहीं है किसी इंटरनेशनल डीलिंग में। और अमेरिका में पूछे, अमेरिका से जाके पूछे ईरान वॉर पे अप्रूवल रेटिंग्स कितनी है? 30% से भी कम है, 29%, 28%। ओके, तो ये कोई डेमोक्रेटिक कोई तो अगर मोदी जी को बात करनी चाहिए, मेरे साथ पूछना चाहिए, भाई कब सुधरोगे? ये बोलना चाहिए, कब सुधरोगे? There is no agenda. I don't think there is an agenda there. The meeting with Trump, but Indian meeting with France is important. Indian meeting with Slovakia is important. या प्रधानमंत्री मोदी अगर मिलना चाहे तो रशिया से प्रेसिडेंट से, मेरे को पता नहीं शायद उधर ट्रिप है कि नहीं है, मुझे पता नहीं। बट G7 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोदी जा रहे हैं तो कुछ प्लान होगा, कुछ और प्लान होगा। तो मेरे को सिर्फ स्लोवाकिया इज ओनली थिंग विच आई एम लुकिंग फॉर। स्लोवाकिया। बिल्कुल। तो दोस्तों आज बात जो है वो सिर्फ करगिल आइलैंड की नहीं है, बात है सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की भी नहीं है और ईरान की भी नहीं है, बात है उस तेल की जिस पर दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है, और बात उन समुद्री रास्तों की है जिनके सारे एशिया से यूरोप तक जो पूरा व्यापार है उसकी धड़कन चलती है, और बात उन हजारों जो भारतीय सीफेरर्स हैं उनकी है, जो इस बढ़ते हुए संघर्ष के बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते रहे हैं। और खर्ग आइलैंड जो है उस पर मंडराता हुआ खतरा दरअसल एक आइलैंड पर खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर जो मंडराता हुआ खतरा है वो है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब तेल की सियासत ने जंग का रूप लिया है, तब तब उसकी कीमत सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि आम आदमी की जेब तक पूरी तरह से पहुंचती है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग भड़कती है तो उसकी जो लपटें हैं वो तेहरान या फिर सिर्फ वाशिंगटन से तक नहीं रहेंगी, उसका असर जो है वो भारत, मुंबई की जो पेट्रोल पंप से लेकर दिल्ली के किचन तक हर तरफ महसूस होगा। क्योंकि शेयर बाजार से लेकर आम घर जो आदमी है उसके घर के बजट तक वो सारी चीजें पूरी तरह से दिखाई देंगी, और यूं कहना चाहिए कि बल्कि वो दिखना शुरू होगी, और शायद आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस दौर के का जो ये पूरा वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसके रूप में नहीं, बल्कि जो 21वीं सदी का जो न्यू ऑयल वॉर है उसके नाम से शायद याद रखें। और सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और जो तबाहकुन संघर्ष है उसके किनारे पर आकर खड़ा हो गया, या फिर डिप्लोमेसी को हम देखें अब भी मिसाइल और जो वॉरशिप्स है उससे ज्यादा ताकतवर यहाँ पर साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि फैसला आने वाले दिन करेंगे। लेकिन बात यहाँ से तय है कि अगर हॉर्मुज में आग लगी तो उसकी जो तपिश है वो दुनिया का कोई कोना जो है उससे वो अछूता नहीं रहने वाला है। ये बात यहाँ पर तय है। आदित्य जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद।